हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में सेक्शन 102 और 103 कंप्लीट किया था, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप जाकर देखें। और आज जो मैं सेक्शन स्टार्ट करूंगा 104, 105 और 106, मतलब इसमें 3 सेक्शन में आज आपको कवर करूंगा और तीनों सेक्शन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका चैप्टर 5 आएगा। दोस्तों सेक्शन 104 क्या कहता है? ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई उपपत्ति कारित करने तक का कब होता है। मतलब जिस हिसाब से आपने पीछे पढ़ा था कि भाई सेक्शन में आपको 101, 102 जो मैंने आपको पढ़ाए थे, उसके हिसाब से ही ये सेक्शन है। उसमें कहता था कि जो व्यक्ति है उसके शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब से कब तक बना रहता है, या ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई अपहानि कारित करने का होता है। ऐसे इसी में जो पीछे सेक्शन था 103, उसमें लिखा था कि मृत्यु कारित करने तक का होता है, ये बताया नुकसान के लिए। ऐसे वो बताया था मृत्यु के लिए। सेम सेक्शन है, जैसे 102 था, 103 था, 104 भी सेम है, 105 भी उसी के अकॉर्डिंग सेम है। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बस इसमें संपत्ति के बारे में बताता है और उसमें बताता था मृत्यु, इसमें उसमें बताता था प्राइवेट डिफेंस के बारे में, व्यक्ति की आत्मरक्षा के डिफेंस में, जो कि मैं ऊपर पिन भी कर दूंगा अपने उसमें वीडियो में। तो प्लीज आप जाकर उसको भी देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और किस तरीके दोनों सेक्शन एक जगह चलते हैं। दोस्तों इसी हिसाब से सेक्शन 104 का कहता है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित करने का कब होता है। मतलब सिंपल से बताया है कि जैसे उसने पीछे बताया था कि जो मृत्यु से भिन्न अपहानि, मतलब मृत्यु ना करके कोई भी नुकसान करने तक का कब हो सकता है। इसमें ये कहता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिश्ती या गृह आपराधिक अत्याचार, मतलब ट्रेस पास, जो घर में घुसने, फोर्सफुली घुसने की एंट्री करता है और जो घर में घुसता है उसके लिए, वो पूर्वगामी अंतिम धारा में परिगणित भांतियों में से किसी भी भांति का ना हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक तो नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन दोषित करता कि मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। इसमें सिंपल सा ये कहा है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए अगर आपके घर में चोरी करता है, रिश्ती करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है या आपराधिक अत्याचार करता है, ट्रेस पास करता है, तो उसमें आप उस पिछली धारा की तरह, जैसे पिछली इसके पीछे 103 सेक्शन था उसमें मृत्यु की और बताया, उसको छोड़कर उसमें लिखा हो जो पूर्वगामी अंतिम धारा में परिगणित भांतियों में से किसी भांति का ना हो, मतलब उससे हटकर जो पिछली धारा में बताया गया मृत्यु ना करने तक, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कार्य तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 बनी। धारा 99 में आपको मैंने बताया था कि प्राइवेट डिफेंस है, किस किस व्यक्ति को कब नहीं मिलेगा। वो एक्सेप्शन मैंने आपको पीछे भी बताया था, मैं आपको भी बताता हूँ कि वो एक एक्सेप्शन है कि आपको प्राइवेट डिफेंस किस किस परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है, अगर उसके आपको नोटिस किया हुआ है, सम्मन किए हुए हैं या आपको वारंट किए हुए हैं, और वारंट करने के बाद पुलिस वालों को पावर होती है कि वो व्यक्ति को पकड़े और उसको जेल में डाले। तो इसी हिसाब से अगर धारा 99 में ये संपत्ति के लिए बताया गया, अगर किसी भी संपत्ति के लिए नोटिस आया हुआ है उसकी कुर्की करने के लिए, तो आप वहां पर अपना डिफेंस नहीं ले सकते कि कोई भी व्यक्ति मेरी संपत्ति को जबरदस्ती मेरे से ले रहा था, तो देन मैंने अपना डिफेंस लेकर उसके साथ मारपीट करी, क्योंकि वो सेक्शन 99 में इसमें बता दिया कि दोष सिद्ध की मृत्यु से भिन्न कोई भी उपहानि कारित करने तक का हो सकता है। मतलब इसमें जो 99 में सेक्शन में जो है पब्लिक सर्वेंट जो है वो भी आपकी मृत्यु नहीं कर सकता, परंतु आप भी उसको नहीं मार सकते, बिकॉज वो कोर्ट के एक ऑर्डर के साथ में चलता है, उसको ऑर्डर जो दिया गया है वो उसी का पालन करता है, तो उसमें आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा 99 में। पर लेकिन अगर कोई भी अदर व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में घुसता है या घुसने की कोशिश करता है या चोरी करता है या कोई रिश्ती पहुंचाता है आपकी संपत्ति को, तो आप उसको मृत्यु ना करके, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे डिफेंस इतना नहीं लेना है कि मैं उसको मार सकूं, तो आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हो। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको इस सेक्शन में 99 में सेक्शन 104 में आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हो। तो सिंपल सेक्शन यही कहता है, जैसे पीछे सेक्शन मृत्यु कहता था, तो इसमें मृत्यु से भिन्न कहता है, मृत्यु से अलग हटके, मतलब कोई भी आप नुकसान करने के लिए। तो सिंपल सेक्शन 104 है। इसी हिसाब से दोस्तों सेक्शन 105 है। सेक्शन 105 क्या कहता है, ये भी इसी प्रकार से कहता है जैसे सेक्शन 102 कहता है कि इसमें बताया गया संपत्ति, उसमें बताया जाता है आत्मरक्षा, मतलब अपना प्राइवेट डिफेंस।
तो इसमें क्या कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, जैसे पीछे वाले सेक्शन में बताया था इसी सेक्शन में बताया हुआ। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इसकी भी क्या इसमें हिसाब से बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ हो जाता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है। मतलब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको जब भी मिल पाएगा जब आपको लगता है कि आपको आशंका है कि भाई मुझे अपनी संपत्ति को की जो संकट है वो उत्पन्न हो चुका है, मतलब उस पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधियों की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता विप्रयोग कर लेने या संपत्ति प्रयुक्त हो जाने तक बना रहता है। इसमें सिंपल सा कहा गया है कि जो संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो चोरी कर रहा है उसके विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, या तो जो चोरी कर रहा है जो चोर है उसकी संपत्ति जो संपत्ति चोरी करना है उससे वो बाहर हो गया है, उस लाइन से उस सीमा से वो बाहर हो चुका है। जैसे एक घर में घुसा है, घर से वो अगर बाहर जाके बाहर गली में चले जाता है, गली पार कर देता है, इस तरीके से उसको लगता है कि भाई अब इसमें वो चोरी करने नहीं आएगा, या तो जब तक बना रहता है, या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रयुक्त हो जाने तक बना रहता है। या तो कोई लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी होती है, अगर उसकी सहायता प्राप्त हो जाती है या उस वही पब्लिक अथॉरिटी अगर लेती है तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, परंतु अगर वो कोई सहायता प्राप्त करके आपकी संपत्ति रुक जाती है या रुक जाने तक अगर वो संपत्ति नहीं जाती या फिर वहां तक बना रहता है कि भाई अगर आपकी संपत्ति बच जाती है किसी तरीके से। इसी शब्द में कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, घोर उपति या सदोष अवरोध कारित करता रहे या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल आपत्ति का तत्काल व्यक्तित्व अवरोध का भय बना रहता है। सिंपल सा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में चोरी कर रहा है या लूट कर रहा है, इसमें लूट कर रहा है तो उसके विरुद्ध तब तक बना रहेगा या तो व्यक्ति की मृत्यु कर दे या उपति मतलब उसको नुकसान पहुंचा दे, चोट पहुंचा दे, या सदोष अवरोध जैसे उसको रोक ले, रोकने के बाद अगर वो उसका प्रयत्न करता है या ठीक है या तो वो उसको कारित करता है उस कार्य को, या तो करता है मतलब जो वो संपत्ति को चुरा रहा है, जो लूट कर रहे हैं, जो लूट के लिए क्या होता है कि जो लूट करते हैं या तो वो लूट कर रहा है संपत्ति को मृत्यु, उपति और सदोष अवरोध के अकॉर्डिंग रोक कर या मारपीट कर या उसकी मृत्यु करके संपत्ति लूट रहा है। कारित करने का या प्रयत्न करता है या करने का वो प्रयत्न कर रहा है, उस कार्य को लूट करने का वो प्रयत्न कर रहा है, अतः जब तक तत्काल मृत्यु, तत्काल उपति या तत्काल वैवाहिक अवरोध का भय बना रहता है। ऊपर वाले में ये बताया है कि वो जो चोरी कर रहा है या गृह अतिचार का जो या तो वो चोरी कर रहा है या वो कोई लोक प्राधिकारियों की सहायता के साथ में कोई कार्य हो रहा है तो उसमें क्या है कि वो प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ बताया गया है कि उसके भय के लिए कि भाई जो डर है वो अगर कोई भी व्यक्ति उसको मृत्यु के डर से उपति पहुंचाने के या रोकने के डर से वो कार्य कर रहा है, करने का प्रयत्न कर रहा है, वो तब तक बना रहेगा जब तक कि उसको उस चीज का भय, उसको डर है उस व्यक्ति को कि वो मेरे घर में लूट करने आए हुए हैं और जब वो चले जाएंगे तो वो उसका भय खत्म हो जाएगा। उस भय के बीच में अगर वो कोई भी अपना डिफेंस लेता है तो वो उसको डिफेंस मान लिया जाएगा, परंतु अगर उसके जाने के बाद वो बाद में कोई डिफेंस लेता है, बाद में तो वैसे भी चले जाएगा तो डिफेंस ले नहीं पाएगा, पर अगर फिर भी वो पीछे से वार कर रहा है फिर भी वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, परंतु अगर ऐसा कोई डिफेंस वो बाद में ले रहा है कि जिससे उसका भय खत्म हो जाए तो वो वहीं पे उसका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से ये तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा पॉइंट जो क्या कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रों गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से प्रारंभ हुआ वह गृह अत्याचार होता रहता है। तो सिंपल इसमें कहा जैसे पहले वाले में क्या कहा था, पहले पॉइंट में कहा था चोरी करता है तो चोरी के लिए बताया जब तक चोरी करेगा तब तक उसका डर बना रहेगा। दूसरा बताया था लूट कि जब तक वो लूट करेगा तब तक उसका वो डर, उसका भय वो बना रहेगा। इसमें कहा गया है तीसरे में कि वो अगर आपराधिक अत्याचार या रिष्टि मतलब या तो ट्रेस पास करता है, घर में घुसता है जबरदस्ती, या प्लस वो कोई भी नुकसान पहुंचाता है या वो जब तक नुकसान पहुंचा रहा है तब तक उसका डर बना रहेगा। ऐसे इसमें बताया गया है कि रात्रों गृह भेदन, रात के समय में घर में घुसना उसको बोलते हैं रात्रों गृह भेदन,
अगर वो रात्रों गृह भेदन के विरुद्ध भी तब तक बना रहता है जब तक वो घर में घुसकर अपना आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार करता रहता है, मतलब घर में तो वो चोरी करता रहता है। तब तक ये बताया गया सिंपल सा। इसमें एक तो बताया गया आपराधिक अत्याचार जब तक करेगा तो रजिस्ट्री होगी, आपराधिक अत्याचार होगा, ठीक है। और दूसरा बताया गया है इसमें कि रात्रों गृह भेदन होगा, वो जब तक बना रहा है गृह भेदन, जब तक वो गृह अत्याचार करता रहेगा, सिंपल सा, मतलब जब तक उसका डर उसमें बना रहेगा। इसी हिसाब से दोस्तों में केस लो है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें केस लो है क्या है। राजेश कुमार वर्सेस धर्मेंद्र 1997 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक परिवादी रजिस्ट्री कारित करता रहता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यशालीन रूप से ना कर सकता हो तो उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार भी जोखिम बना रहने तक रहता है। ये दोस्तों ये केस लो जो है ये सेक्शन 105 में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 105 में भी एप्लीकेबल होगा और 106 में भी एप्लीकेबल होगा। मैं आपको अगर 106 भी बताऊंगा। इसमें सिंपल सा कहा है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा है, जो अपने डिफेंस ले रहा है, वो उस डिफेंस को तब तक लेता रहेगा जब तक वो उस डिफेंस के लिए बना हुआ है। सिंपल सा है कि वो उसको जब तक पीट सकता है या उसको उसमें उसको मार सकता है जब तक वो उस पर लगता है कि भाई ये इस कार्य को करके रहेगा, या फिर वो जब तक ही उसका डर और भय बना रहेगा जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता। इसी हिसाब से सेक्शन 106 का भी इसमें आपको बता देता हूँ भी, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब तक निर्दोष व्यक्ति को हानि की जोखिम है, मतलब इसे बताया गया है कि जो घातक हमले में विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब तक है, वो जब तक आपको उसका अधिकार कम मिलेगा जब अगर निर्दोष व्यक्ति भी उसमें, उस निर्दोष जो व्यक्ति है उसमें उसको भी अपहानि होती है। मतलब सिंपल सा कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है और उस हमले में कई सारे व्यक्ति हैं, आप अपने डिफेंस कैसे लोगे उन सारे व्यक्तियों में, परंतु अगर उसमें किसी भी व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति है वो आप पे हमला नहीं कर रहा, परंतु आप उसको भी मारकर अपना बेनिफिट ले सकते हो। इसमें सिंपल सा कहा है। धारा 106 क्या कहती है, प्राण घातक हमले के विरुद्ध शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार के प्रभावी प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब ये बताती है जो आपके ऊपर घातक हमला करता है, मतलब एक समूह है जो घातक हमला आपके ऊपर कर रहा है, तो आप उसमें अपने प्राइवेट डिफेंस को ले सकते हो। प्राण घातक हमले के विरुद्ध इस अधिकार के प्रयोग में निर्दोष व्यक्ति को भी अपहानि के संकट में डाला जा सकता है। मतलब अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और आपको उसमें लगता है कि आपकी इसकी मृत्यु हो जाएगी या आप उसमें मर जाओगे या आपको घोरोपति आपके साथ हो जाएगी, तो उसमें आप अपने डिफेंस के लिए अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो भी आप उसको नुकसान के संकट में डाल सकते हो। दोस्तों इसी हिसाब से सेक्शन 106 का एक इलस्ट्रेशन है, मैं आपको बता देता हूं। ए पर एक भीड़ आक्रमण कर कर उसकी हत्या का प्रयत्न करती है। ए उस भीड़ में शामिल छोटे छोटे शिशु मतलब बच्चों को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा में गोली नहीं चला सकता। यदि ए इस प्रकार गोली चलाकर शिशुओं को उपहानि करे तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। मतलब सिंपल से मैं आपको बता दें 106 में जो हमला कर रहा है और अगर उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जाएगी तो उसमें उसको कैसे प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो उसमें आपको मैंने बता दिया है कि इसमें जो है कि एक बच्चा एक आदमी था जो भीड़ के कारण जो भीड़ में बच्चे भी थे उनके कारण वो उस पर गोली नहीं चला सकता, प्राइवेट डिफेंस लेता। पर अगर वो उस चीज का प्राइवेट डिफेंस लेता है और उस पर गोली चलाता है तो उस व्यक्ति को ए को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। इसी हिसाब से दोस्तों इसमें एक केस लो भी है, जो एक केस लो है मैं आपको बताता हूँ। राम सुहावान वर्सेस यूपी स्टेट 1976 का केस है। एक केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में न्यायालय ने निर्णित किया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यवान मानव की रक्षा करना है। यही कारण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मनुष्य के खून का प्रत्येक बूंद कई एकड़ भूमि के अधिक मूल्यवान है। इसमें कोर्ट ने सिंपल सा कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी जो संपत्ति हो, संपत्ति के डिफेंस को ना लेकर के अगर उस व्यक्ति को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है कि व्यक्ति बचना चाहिए, तो इसे मूल्यवान है एवं अपना बचाव करने के अधिकार में आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। दंड संहिता में यह सावधानी बरती गई है कि इसे इस तरह नहीं बनाया गया कि इसके बहाने हमलावर की हत्या
कर दी जाए। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अंतर्गत आक्रामक बनने का अधिकार नहीं है, विशिष्ट रूप से उस समय जब प्रतिरक्षा की जरूरत समाप्त हो गई हो। दोस्तों इसमें सिंपल सा कहा गया है कि व्यक्ति को अपना डिफेंस लेना चाहिए, परंतु अपने डिफेंस की आड़ में किसी व्यक्ति को मारना नहीं जरूरी कि वो उसको मार ही दे। मतलब यहाँ तक कि वो अपना प्राइवेट डिफेंस वहां भी ले सकता है कि उसको हानि पहुंचा दे, उसको धक्का मार के गिर दे, चोट पहुंचा दे, या उसको पीट दे, वो बेहोश हो जाए। मतलब सिंपल से ये कहा है कि आप जब भी उसको मार सकते हो कि यहाँ पे आपको अपने युक्त खतरा लग रहा है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो व्यक्ति मुझे मार देगा, तो ही आप उसको मार सकते हो। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरे किसी और पॉइंट से अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता हूं, या मैं अपना बचाव कर सकता हूं, अपनी संपत्ति का बचाव कर सकता हूं, या अन्य व्यक्तियों का बचाव कर सकता हूं, तो वो उसको डिफेंस उसी के अकॉर्डिंग लेगा कि जिसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि वो उसका डिफेंस के लिए उतना कार्य ठीक है डिफेंस लेने का। कि वे पीट के धक्का देकर, या आपको लगता है कि वो गोली मार देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 1% लगेगा गोली मार देगा, ऐसा पहले मैं मार देता हूं, तो फिर वो आप डिफेंस लेते हो। परंतु हर पॉइंट पर आप उस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि वो हम मतलब इसमें आप सिंपल सा कि अपना पर्सनल कुछ भी नहीं कर सकते हो कि प्राइवेट डिफेंस लेना आपका अधिकार है, परंतु हर एक पॉइंट पे प्राइवेट डिफेंस में किसी को मारने का अधिकार नहीं है। सिंपल सा कहता है ये केस में। तो दोस्तों आज मेरे सेक्शन जो है 105 तक कंप्लीट हो गया, जो है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद, ये आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जो पढ़ाऊंगा सेक्शन 107 से आपको पढ़ाऊंगा, जो बोलता है अबेटमेंट, एक दुष्प्रेरण होता क्या है, वो सब चीजें मैं आपको जब आगे अपना नया सेक्शन पढ़ाऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं आपको दुष्प्रेरण बताऊंगा, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरक भी बताऊंगा कि दुष्प्रेरण कार्य करता है, दुष्प्रेरक कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट है कि षड्यंत्र रचना, इस तरीके के जो भी चीजें हैं वो मैं आपको अच्छे से आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को शेयर करें, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो और लोगों तक मेरी वीडियो जा सके और उन वीडियो को देख सके। और प्लीज मेरे वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू।